नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया के लिए एक राहत की खबर आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग खत्म कर दी है। ईरान पीस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो गया है। जिनेवा में जल्दी ही ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता होगा। अभी जंग थमी नहीं है, सिर्फ ट्रंप का बयान आया है और बयान का असर यह हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम तुरंत गिर गए। अब क्रूड ऑयल की कीमत $86 प्रति बैरल हो गई है। ट्रंप के ऐलान का असर दुनिया भर के शेयर मार्केट्स पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स में आज करीब 1700 पॉइंट्स की बढ़त हुई। भारत के इन्वेस्टर्स ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा कमा लिए। हालांकि कल रात तक ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर मिसाइल्स फायर कर रहे थे। ट्रंप ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने अमेरिकी फोर्सेस को फाइनल असॉल्ट की परमिशन दे दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ट्रंप का रुख बदल गया। उन्होंने शांति का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी 38 बार ट्रंप कह चुके हैं कि जंग खत्म होने वाली है। ईरान समझौते के लिए राजी हो गया है। इसलिए ट्रंप के आज के बयान पर यकीन कैसे किया जा सकता है? इस बार ट्रंप ने जो दावा किया है वो पिछले दावों से अलग क्यों दिखाई दे रहा है? इस मसले पर ईरान का रुख क्या है और इस जंग का खत्म होना क्यों जरूरी है, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह बता देता हूं कि आज ट्रंप ने क्या कहा, उनका प्लान क्या है। आज सुबह सुबह व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया से बात की। साफ साफ लफ्जों में कहा, ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो गई है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ समझौते पर सहमति बन गई है। पीस एग्रीमेंट पर इसी हफ्ते यूरोप में दस्तखत हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ समझौते पर साइन करेंगे। मेरी जानकारी है कि जिनेवा में शांति समझौते पर दस्तखत की तैयारी हो रही है। अमेरिका के 4 बड़े प्लेन, गाड़ियां और अफसर लेकर जिनेवा पहुंच चुके हैं। क्योंकि तैयारियां दिखाई देने लगी हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार ट्रंप के दावे में दम तो है। यह सही है कि कुछ घंटे पहले तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी, लेकिन आज उन्होंने दावा किया कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान की गुजारिश पर उन्होंने हमले का प्लान टाल दिया। ईरान भी अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने इस डील पर सहमति दे दी है। इसलिए अब परमानेंट शांति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि मिडिल ईस्ट और अमेरिका की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को 60 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी है। सीज फायर के दौरान दोनों देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। डील साइन होने के बाद अमेरिका ईरान की नाकेबंदी को खत्म करेगा, ईरान के आसपास तैनात अपनी फोर्सेस को पीछे हटाएगा। अमेरिका ईरान के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटा लेगा। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि अमेरिका ईरान की जब्त बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति को रिलीज करेगा या नहीं। लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि आगे की बातचीत से पहले अमेरिका उसकी $12 बिलियन की प्रॉपर्टीज को रिलीज कर देगा। ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि शांति समझौते के दायरे में लेबनान भी आएगा। इजराइल को लेबनान पर हमले बंद करने होंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में सिर्फ इतना कहा कि डील होने के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी और तेजी से गिरेंगी। ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान को अच्छे से सबक सिखा दिया है। ईरान की फौजी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है। अमेरिका का मकसद पूरा हो गया है, इसलिए उन्होंने पीस मिल को मंजूरी दे दी। Yesterday that Iran may be tapping along the U.S. Those were the words that you used. What makes you believe that they are sincere this time in wanting to pursue diplomacy? It's a level of enthusiasm for getting it done. And we were hitting them very hard for the last 3 days.
We're going to hit them even harder tonight. They knew that. We told them exactly what we were going to do. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them. And everybody wants it done, so it's going to get done. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. The Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. इन सारी बातों को हिंदी में समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से रिपोर्टर ने पूछा, कल तो आप कह रहे थे कि ईरान अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहा है, आज आपको कैसे लगा कि ईरान डील करने के लिए तैयार है? इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, ईरान की तरफ से उनको ऐसे संकेत मिले हैं क्योंकि उनके आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान पर तगड़े हमले किए थे। उसी के बाद ईरान को लगा कि अमेरिका से डील करने में ही उसकी भलाई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस डील को ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब इसी हफ्ते के आखिर तक किसी यूरोपीय देश में डील साइन होगी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इसके लिए यूरोप जाएंगे। ईरान और अमेरिका की डील को इजराइल ने भी सपोर्ट कर दिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप से फोन पर बात की और इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि वो मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रयासों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें भरोसा दिया है कि अमेरिका ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से हटाकर नष्ट करेगा, उसके मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने उन्हें भरोसा दिया है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज को अपना सपोर्ट देना भी बंद करेगा, इसलिए वो इस डील का समर्थन कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो जब तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से जंग रुकवाने, ईरान को जमीन पर लाने जैसा बयान 38वीं बार दिया है। इसलिए जब तक डील फाइनल ना हो जाए फिंगर्स क्रॉस रखनी पड़ेगी क्योंकि इस लड़ाई में फैसला लेने वाले ट्रंप अकेले नहीं हैं। क्या इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले बंद कर देगा? क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा? क्या अमेरिका ईरान को नुकसान का मुआवजा देगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल छोड़ देगा? जब तक इन सवालों के जवाब ठीक से नहीं मिल जाते ईरान के साथ कोई भी डील कारगर नहीं हो पाएगी। गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन सेलर्स को लेकर जो अटैक हुआ उसके बारे में अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने इंडियन शिप्स पर ड्रोन से अटैक किया था, भारत के जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बयान गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन सेलर्स पर अटैक की 3 घटनाओं के बाद आया है। 8, 9 और 11 जून को 3 कमर्शियल शिप्स पर अमेरिकी सेना ने हमला किया था। 9 जून के हमले में भारत के 4 नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज d'affaires को बुलाकर सख्त चेतावनी दी थी। इसके बाद कल फिर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने MT जलवीर नाम के कमर्शियल शिप पर मिसाइल अटैक किया था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बाकायदा ट्वीट करके इस हमले की जानकारी दी थी। रात की बात यह रही कि शिप पर सवार सभी क्रू मेंबर्स को ओमान की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। आज विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से अमेरिका के चार्ज d'affaires जेसन मिक्स को बुलाकर इंटरनेशनल वाटर्स में इंडियन सेलर्स को टारगेट करने पर एतराज जताया, लेकिन आज ट्रंप ने कह दिया कि भारतीय जहाजों पर हमला अमेरिका ने नहीं, ईरान ने किया है। अमेरिका की आर्मी ने वीडियो जारी करके हमले का दावा किया और ट्रंप कह रहे हैं कि अटैक ईरान ने किया। इसलिए आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप के देशों को खरी खोटी सुनाई, अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को वर्ल्ड फोरम पर एक्सपोज किया। फिनलैंड में फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के फोरम में विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया, क्या उनको रूस से तेल लेने में हिचक नहीं होती?
जबकि रूस यूक्रेन में बेगुनाह लोगों को मार रहा है। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के लिए नैतिकता से ज्यादा जरूरी है उसके नेशनल इंटरेस्ट। विदेश मंत्री ने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया और कहा जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी तो अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर लगी पाबंदी हटा ली। इसी तरह जब तक यूरोपीय देशों को रूस से सस्ता तेल मिलता रहा तब तक वो भी चोरी छुपे रूस से ऑयल इंपोर्ट करते रहे। हालात बदले तो अमेरिका और यूरोप दूसरे देशों को नैतिकता का ज्ञान देने लगे। ये नहीं चलेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत भी अपनी जरूरत के मुताबिक तेल खरीदता है। अगर रूस भारत को सस्ते में तेल बेचता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? I buy oil. I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. When we didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil. But I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. Yeah. Okay? Right now, if you see, after having first put tariffs on us last year for buying Russian oil, the US then again lifted its sanctions because on Russian oil. They need the oil price down again. Yeah. So let's not pretend that there is some great principle involved here. I mean, if it is on, off, and do it when it suits us and don't do it when it doesn't suit us. I mean, come on, we are all the adults in the room. We know what the game is. So I don't think making this about sanctimony is really warranted. विदेश मंत्री ने जो कहा उसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। जयशंकर ने कहा कि भारत वर्ल्ड मार्केट में जहां से भी सस्ता तेल आसानी से मिलता है वहां से खरीदता है। जैसे यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर यूरोपीय देश मिडिल ईस्ट से तेल लेने लगे, उसी तरह भारत ने सस्ता होने की वजह से रूस से तेल खरीदना शुरू किया। तब अमेरिका ने भी क्रूड ऑयल की कीमत स्टेबलाइज करने के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने को कहा था और आज टैरिफ लगा दिया। इससे साफ है कि हर देश अपने हित के हिसाब से चलता है। इसमें मॉरलिटी की कोई बात नहीं है। सब अपने अपने हित देखते हैं। भारत भी अपने हितों का ख्याल रखता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद जयशंकर ने यूरोपीय देशों को भी आईना दिखाया। विदेश मंत्री ने कहा कि बहुत से यूरोपीय देश आतंकवाद के खिलाफ बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते भी हैं। वो पाकिस्तान को हथियार बेचते हैं, जबकि उनको पता है कि उनके बेचे गए हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ये रवैया यूरोप के देशों के दोहरे चरित्र को एक्सपोज करता है। एस जयशंकर ने कहा, इसीलिए भारत और रूस के रिश्तों पर यूरोपीय देशों को प्रवचन देने का कोई हक नहीं है। Since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point. विदेश मंत्री जयशंकर साफ साफ कह रहे हैं, यूरोपीय देश भारत के दुश्मनों को हथियार देते हैं। भारत ऐसा नहीं कहता। यही यूरोप का दोगलापन है। इसलिए यूरोपीय देश भारत को मॉरलिटी का लेक्चर न ही दें तो बेहतर होगा। जयशंकर की बात सही है कि भारत को जहां से तेल सस्ता मिला, जहां से अच्छी डील मिली, वहां से तेल खरीदा। इसमें रूस भी शामिल था। भारत ने इस बात की परवाह नहीं की कि अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए हुए थे।
अमेरिका ने जब चाहा सैंक्शंस की बात की, रूस से तेल की खरीद को रोकने की कोशिश की, और फिर जब दुनिया में ऑयल के दाम बढ़ने लगे तो भारत के बिना मांगे अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की छूट दे दी। सच तो यह कि भारत ने न पहले परवाह की थी न बाद में, अपनी जरूरत के मुताबिक तेल खरीदा। यही वजह है कि आज भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत के पास ऑयल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। बस प्रॉब्लम यह थी कि अमेरिका के रवैये पर कोई कुछ बोलता नहीं था। आज क्लियर हो गया कि भारत न तो वॉर शुरू होने से पहले अमेरिका के दबाव में था और न ईरान से जंग शुरू होने के बाद किसी तरह के प्रेशर में आया। बड़ी बात यह कि अब भारत सुरक्षा के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म कर रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, लेटेस्ट वेपन का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाई है और उन्हें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात भी कर दिया है। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। शहबाज शरीफ की सरकार पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगा रही है। असल में भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या को बढ़ाकर 190 तक कर दिया है, 12 एटम बॉम्ब्स को डिप्लॉय कर दिया है। दुनिया को यह जानकारी स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी। स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें दावा किया गया कि पिछले एक साल में भारत ने 10 नए एटम बम बनाए। पिछले साल भारत के पास 180 एटम बम थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये इस साल बढ़कर 190 हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि पहली बार भारत ने अपने परमाणु हथियारों को तैनात भी कर दिया है। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के बड़े देशों से इस मामले में दखल देने की अपील की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत जो एग्रेशन दिखा रहा है, जितनी तेजी से एटम बम बना रहा है, उससे सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी खतरा हो सकता है। Pakistan is not surprised by these developments. These findings of SIPRI broadly corroborate concerns that Pakistan has consistently been raising regarding India's continued vertical proliferation. Not just the nuclear warheads, Pakistan is also cognizant of developments in India's strategic capabilities, including canisterization of the missile systems, the expansion of sea-based nuclear-capable submarines, and the pursuit of increasingly longer range of intercontinental ballistic missile systems that go far beyond India's periphery, neighborhood, or its legitimate defense needs. Pakistan urges the international community to closely monitor developments and deployments of India's nuclear arsenal that may affect strategic stability in South Asia and undermine peace and security at the regional and global levels. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंदराबी कह रहे थे कि भारत अपनी डिफेंस नीड से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स बना रहा है और सीपीरी की रिपोर्ट ने तो सिर्फ 12 वॉरहेड्स डिप्लॉय करने की बात कही है। भारत ने इससे ज़्यादा एटम बम तैनात किए हुए हैं। भारत ने न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन्स भी तैनात की हैं। इससे पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। असल में एक तरफ भारत खुद लेटेस्ट वेपन बना रहा है, दूसरी तरफ अपने डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त मजबूती दे रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुश की शुरुआत की। ये 21,700 करोड़ रुपए का स्वदेशी प्रोजेक्ट है। इसके तहत लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का साइंटिफिक नाम एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को 400 किलोमीटर की दूरी पर ही मार गिराएगा। कुछ प्रोजेक्ट भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र का ही हिस्सा है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। आज रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दुष्टों का नाश किया था, उसी तरह
भारत का मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी दुश्मन के हर इरादे को नाकाम करेगा, भारत के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाएगा। सबसे पावरफुल वेपन यदि भगवान कृष्ण के पास कोई था तो सुदर्शन चक्र था, और अब उसी प्रारूप में मिशन सुदर्शन चक्र आधुनिक भारत का एक मल्टी लेवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनने जा रहा है। और साथियों, यह सिस्टम सिर्फ हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही रक्षा नहीं करेगा, बल्कि यह सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट की भी सुरक्षा इंश्योर करेगा। जैसे सुदर्शन चक्र का उपयोग बचाव के साथ साथ अन्याय का नाश करने के लिए भी हुआ था, वैसे ही जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम भी एक बहुत ही डिसाइसिव डिफेंसिव पंच देने की क्षमता रखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वार लाइक सिचुएशन में भी इसकी 3 लेयर प्रोटेक्शन इस बात का भरोसा दिलाएगी कि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि रहे। यह एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जो देश की वाइटल इंपॉर्टेंस की सभी चीजों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर का अटूट हिस्सा बन चुका है। आज यूक्रेन के बैटलफील्ड से लेकर मिडिल ईस्ट के युद्ध तक हर जगह एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत समझ में आने लगी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम उसी तरह काम करता है जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रिज की वासियों की रक्षा की थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है, यह बात ऑपरेशन सिंदूर में साबित हो चुकी है। शांति की रक्षा के लिए साथियों शक्ति यह आवश्यक है। यदि हम पीस चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, और शक्ति का सबसे बड़ा विश्वसनीय आधार होता है कि हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, दूसरे देश के ऊपर हमको हमारी डिपेंडेंसी न रहे, बल्कि हम आत्मनिर्भर बने, यानी हम सेल्फ रिलायंट बने। इसका महत्व हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया है। अब किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। डीआरडीओ द्वारा विकसित सिस्टम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रियल टाइम सिचुएशन में अपनी उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया है। इन सिस्टम्स की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत आज ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में कंपीट करने की क्षमता भी रखता है। जैसे द्वापर युग में आपने पढ़ा होगा, द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत ने पूरे ब्रज की रक्षा की थी, वैसे ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस दौरान पूरे क्षेत्र को एक सुरक्षित अम्ब्रेला प्रदान किया था। और ये सिर्फ हमारा ही अनुभव नहीं है। आज मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी आप देख रहे हैं कि जब एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं तब एयर डिफेंस की कितनी वाइटल रोल सामने आ रही है। भारत की बहादुर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जिस तरह की तबाही मचाई, उसका डर आज भी जनरल मुनीर को सोने नहीं देता। लेकिन भारत की सेना कभी अपनी जीत पर इतराई नहीं, बल्कि उसने तो इस बात पर ध्यान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन कौन सी गलतियां हुई, कहां कहां कमियां रह गई। अब एक एक करके इन खामियों को दूर किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, मजबूत इरादे और सेना को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प का नतीजा है। अब बंगाल की बात कर लेते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 19 एमपीज ने दावा किया कि वो सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे, अपने गुट को मान्यता देने और लोकसभा में अलग सीटिंग अरेंजमेंट की मांग करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आएंगे। तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद शुभेंदु अधिकारी से मिलेंगे। इसके बाद सोमवार को स्पीकर से मिलकर औपचारिक तौर पर खुद को एनडीए का हिस्सा घोषित करेंगे। आज 19 एमपीज के साइन की हुई चिट्ठी भी सामने आ गई। स्पीकर को भेजी गई चिट्ठी में जिन एमपीज ने दस्तखत किए हैं, उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम अभिषेक बनर्जी की करीबी सायोनी घोष का है। 1.5 महीने पहले तक चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष तृणमूल कांग्रेस की स्टार कैंपेनर थी। लोग उन्हें पार्टी की फ्यूचर स्टार बता रहे थे, लेकिन अब सायोनी घोष ने भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से किनारा कर लिया है।
चौंकाने वाली बात यह भी है कि एनडीए का सपोर्ट करने वाले तृणमूल कांग्रेस से 19 एमपीज आए हैं, इनमें से 3 मुस्लिम सांसद भी हैं। काकोली घोष दस्तीदार बागी गुट की नेता हैं। इसके अलावा शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बैनर्जी, जगदीश बासुनिया, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बैनर्जी, सायोनी घोष, खलीउर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कलीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्था भौमिक ने भी स्पीकर को भेजे गए लेटर पर साइन किए हैं। कूच बिहार से तृणमूल कांग्रेस के सांसद जगदीश बासुनिया ने कहा कि पार्टी छोड़ने का फैसला अचानक नहीं हुआ। पार्टी के नेताओं में नाराजगी तो 10 साल से है। ममता बनर्जी ने पार्टी अभिषेक के हाथ में दे दी। अभिषेक पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं। सांसदों और विधायकों को बोलने की इजाजत नहीं है। अपमानित किया जाता है। कोई कब तक सहेगा? इसलिए सांसदों ने अलग होने का फैसला किया। ये एक दिन में नहीं है। आज 20 सांसद का गुस्सा ऐसे नहीं आया, थोड़ी थोड़ी अलग अलग से, किसको अलग सी जाए गुस्सा, किसी को अलग है, इसको गुस्सा एकजुट होकर आज ये जो जोट ये बनाया। पिछले 10 साल में पार्टी चल रहा है टीएमसी। पहले 5 साल अच्छा था और 2016 का बाद 2021 इस टाइम में पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो ग्रिप वो अभिषेक के हाथ में छोड़ दिया है। और अभिषेक के हाथ में जब पार्टी का लीडरशिप गया था उस टाइम में अभिषेक बनर्जी एक कॉरपोरेट धास के पार्टी चलाना शुरू किया और उसके साथ में आईपैक भी जोड़ किया। और आईपैक एवं कैमाके स्टीरता अभिषेक बनर्जी मिलकर पार्टी को सिद्धांत तो क्या होगा, पार्टी को लीडर कौन बनेगा, ये सब कुछ तैयार कैमाके स्ट्रीट में होता है। तो किसी को साथ इसलिए बातचीत करने के लिए इनको कोई टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो अकेले खुद सिद्धांत लेता है, किसी को साथ कोई पूछताछ भी नहीं की। जगदीश बासुनिया ने सारी बात समझा दी, काफी खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी किसी पर यकीन नहीं करते। जगदीश बासुनिया ने बताया कि उनका बेटा बीमार है, उसका ऑपरेशन हो रहा था, वो बेटे के साथ हॉस्पिटल में थे, इसलिए पार्टी की मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। जगदीश बासुनिया ने कहा कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को मीटिंग में ना पहुंचने का कारण भी बताया, लेकिन अभिषेक ने यकीन नहीं किया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती अपने बेटे के साथ सेल्फी भेजनी पड़ी। इस व्यवहार से उनका दिल टूट गया। हमारा लड़का भी हॉस्पिटल में है, वो एक मीटिंग कालीघाट में डाका है, उस मीटिंग में हम जा नहीं पाए। तो विश्वास नहीं करता, हमको हॉस्पिटल का लड़का को छवि भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप में। तो हमारा मन में दुख लगा है कि हम हॉस्पिटल में है, हमारा लड़का ऑपरेशन थिएटर में है, उसको पथरी निकलना है किडनी से, और ये लोग बोलता है हम कहाँ है तुम छवि भेजो। तो ये तो गलत बात है ना। इसके बाद जगदीश बासुनिया ने प्रैक्टिकल बात की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मजबूरी भी बताई। जगदीश बासुनिया ने कहा कि पब्लिक ने उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए चुना था। अब जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया। बंगाल में और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। बासुनिया ने कहा कि काम के लिए या तो शुभेंदु अधिकारी के पास जाना होगा या फिर नरेंद्र मोदी के पास आना होगा। इसलिए सारे सांसदों ने एनडीयू को सपोर्ट करने का फैसला किया। हम जो चुना है जो क्षेत्र में, तो उस क्षेत्रों का डेवलपमेंट तो हमको करना है, क्योंकि लोग हमको चुना है किसी काम के लिए। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार, सेंट्रल में बीजेपी सरकार, और हम जब कोई डेवलपमेंट का बात अगर करेंगे, किसका साथ करेंगे? तो चाहे बंगाल में तो शुभेंदु के साथ बात करना पड़ेगा और केंद्र के तो मोदी के साथ बात करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ बीजेपी सरकार है
और अगर हम डेवलपमेंट चाहेंगे हमारा क्षेत्र में तो हम कहे जाएंगे, जाने को तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए जनता मैंने चुना है इलाका का डेवलपमेंट के लिए, और ये डेवलपमेंट करने के लिए जो मुद्दा हम लिया है वो सही है। ममता बनर्जी के साथ अब सिर्फ 9 सांसद बचे हैं, उनमें भी ज्यादातर खामोश हैं। सिर्फ कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को जवाब दे रहे हैं। कीर्ति आजाद ने आज भी कहा कि काकोली घोष के साथ खड़े एमपीज कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि इन सबको डराया धमकाया गया है। सब के सब बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और ये स्क्रिप्ट निशिकांत दुबे के घर पर लिखी गई है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है, भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो कांप रहा था। फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उससे साइन किया है। 2 लोग और हैं। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई। वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है बेचारी, गांव से आई, खेतों में रही भी है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है। शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई। रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई। तो यह अलग अलग है और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है। मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं। अब निशिकांत तो अच्छा बिजनेसमैन है, उसके पास काफ़ी पैसा है, मैं जानता हूँ उसको, मेरे घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है खेला क्या है। मास्टर है वो, नेहरू को बहुत प्यार करता है। तो वो सारी चीज़ें तो सामने आ ही रही हैं। पहले भूपेंद्र यादव से मिलो, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर के जाए। निशिकांत इतना हायर ऑर्डर में आ गया है, तो ब्लू आइड बॉय है। कीर्ति आजाद की बातें सुनकर थोड़ी हैरत होती है। आज दिन निशिकांत दुबे ने उन्हें याद दिलाया कि उनका घर निशिकांत दुबे की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, निशिकांत दुबे उनके सांसद भी हैं। कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं कि उनके जासूस चप्पे चप्पे पर फैले हैं। निशिकांत दुबे के घर में भी उनका एजेंट है। अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के पीछे जासूस क्यों नहीं लगाए, उनकी पार्टी के सांसद क्या कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एडवांस में उन्हें क्यों नहीं मिली, ये सारा सिस्टम क्या उन्होंने बगावत होने के बाद एक्टिवेट किया। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज सीआईडी की टीम एक बार फिर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। इलेक्शन कैंपेन के दौरान रैली में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी। कहा था 4 मई को नतीजे आने के बाद बंगाल में डीजे बजेगा, जो लोग बहुत उछलकूद कर रहे हैं उन सबको सबक सिखाया जाएगा। इस मामले में चुनाव आयोग के आदेश पर एफआईआर हुई थी। इसी केस में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ का नोटिस दिया। कल भी विधायकों के फर्जी सिग्नेचर के केस में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से 5.5 घंटे तक पूछताछ की थी। 14 जून को उन्हें फिर से बुलाया गया है और आज फिर सीआईडी के अफसर अभिषेक के घर पहुंच गए। इससे अभिषेक परेशान दिखे। वो बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। अभिषेक ने कहा कि अगर उन्होंने डीजे बजाने की बात कही थी तो अमित शाह ने भी लोगों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की धमकी दी थी। फिर केस सिर्फ उनके खिलाफ क्यों? क्या ज्ञानेश कुमार को सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनाई देते हैं? अमित शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? যে মামলায় আজকে আমাকে নোটিশ দিতে এসছে, আমি বলেছি 4 তারিখের পর ডিজে বাজে। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল অ্যান্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? তার কারণ
আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তৃণমূলের লোকেদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা করে দেবো। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি বলবেন জ্ঞানেশ কুমারকে যদি আমার এগেনস্টে অ্যাকশন নিতে হতো, তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিতে হতো। अभिषेक बैनर्जी बंगला में कह रहे थे कि उन्होंने 4 मई को डीजे बजाने की बात कही थी, लेकिन जब ये बयान दिया था तब बंगाल की कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन थी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी। लेकिन अमित शाह ने भी तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाने की बात कही थी। ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक ही अपराध पर अलग अलग कार्रवाई क्यों? अगर उनके खिलाफ केस हुआ तो अमित शाह के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ केसेस तो लगातार हो रहे हैं और उनकी मुश्किल यह है कि पार्टी के सबसे सीनियर लीडर और बड़े वकील कल्याण बैनर्जी ने अभिषेक के केसेस लड़ने से इनकार कर दिया है। आज कल्याण बैनर्जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अब अभिषेक बैनर्जी ने कल्याण बैनर्जी से पैचअप की कोशिश भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कल्याण बैनर्जी उनसे बड़े हैं, सीनियर हैं, वो कल्याण बैनर्जी का सम्मान करते हैं, इसलिए कल्याण बैनर्जी के डांट का बुरा नहीं मानते। যে শীর্ষ নেতারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে, দলে আলোচনা করার জায়গা রয়েছে এবং আপনি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে 4টে কটু কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, আমায় বড় হতে রেখেছে। আমি এই কথাগুলো নিয়ে খারাপভাবে নিই না। ওনার একটা ঘটনা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, উনি বলেছেন, কিন্তু আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই। আমি তাকে আগেও সম্মান করতাম, আগামী দিনেও করব। अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे कि कल्याण बैनर्जी की आलोचना का उन्होंने बुरा नहीं माना। कल्याण बैनर्जी ने उन्हें बचपन से देखा है, उन्हें अधिकार है डांटने का। इसे लेकर उनके मन में कल्याण बैनर्जी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, वो कल्याण बैनर्जी का सम्मान करते रहेंगे। अभिषेक बैनर्जी की सफाई में कोई दम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं कल्याण बैनर्जी का सम्मान करता हूं, तो रात को 12:30 बजे कल्याण बैनर्जी के बेटे को फोन किसने किया था? जो केस कल्याण बैनर्जी लड़ रहे थे उससे उन्हें किसने हटाया? आधी रात को उनके जूनियर को अपना वकील किसने बनाया? अगर ये सम्मान है तो भगवान ही मालिक है। जितने एमएलए, जितने एमपी छोड़कर गए हैं, सबका कहना है कि अभिषेक ने उन्हें भी अपमानित किया था। जो एमपीज, जो एमएलए आज भी ममता के साथ हैं, उनमें से भी कोई अभिषेक को नेता मानने को तैयार नहीं है। ये सवाल आज भी कायम है कि अभिषेक के कारण चुनाव हारे, एमपी एमएलए छोड़कर भागे, पार्टी के टुकड़े हो गए, लेकिन भतीजे पर दीदी की ममता कम नहीं हुई। और भतीजे का हाल यह है कि वो आज भी अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मुश्किलें ममता बनर्जी की भी बढ़ने लगी हैं। आज ममता के खिलाफ भी कोलकाता में हेट स्पीच का केस फाइल किया गया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई रैलियों में ममता बनर्जी ने कहा था, हम हैं इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वो आपको 1 सेकंड में खत्म कर देते। आरोप है कि ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान देकर हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाने की कोशिश की। इससे पहले सिलीगुड़ी में भी ममता के खिलाफ एक एफआईआर हो चुकी है। आज बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान ममता बनर्जी ने जो काम किए हैं उसे देखते हुए उनके खिलाफ और भी कई एफआईआर हो सकती हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ में हेयर स्ट्रीट में क्या हुआ वो तो बात की बात है। ममता बनर्जी के खिलाफ में सीएजी ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कि उम्फान में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। उम्फान का जो फंड आया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था। मुझे लगता है वो भी केस होना चाहिए उन पर। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी पावर में है, सत्ता का डर दिखाने के लिए, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को डराने के लिए इस तरह के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे, यहाँ का भी तो बहुत सारे डायलॉग बाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके, तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में है
और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के बचाव में बड़े बड़े नेता आ जाएंगे, कोर्ट में उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े होंगे, लेकिन मुश्किल तो तृणमूल कांग्रेस के उन स्थानीय नेताओं की है जो करप्शन और कट मनी के केसेस में पकड़े जा रहे हैं और उन्हें जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडों की बारिश हो रही है। आज भी कई जगह ऐसा हुआ। आज पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस के नेता युधिष्ठिर घोष को पुलिस ने अरेस्ट किया। युधिष्ठिर घोष की पहचान पश्चिम बर्धमान के बालू और कोयला माफिया के तौर पर है। उसके खिलाफ अवैध खनन और स्मगलिंग के कई केसेस दर्ज हैं। अब सरकार बदली तो पुलिस एक्टिव हो गई, युधिष्ठिर घोष पकड़ लिए गए। पब्लिक को खबर लगी तो लोग जुट गए। जब पुलिस युधिष्ठिर घोष को दुर्गापुर की कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो लोगों ने उस पर अंडों से अटैक किया। हालत ये हो गई कि अंडों की मार से बचने के लिए युधिष्ठिर घोष खुद ही दौड़कर पुलिस वैन में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बंगाल में पिछले एक महीने के दौरान दर्जनों अपराधी पकड़े गए हैं। ये सब के सब तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। अपने अपने इलाकों में इनका खौफ था। अब एक्शन होने लगा है तो पब्लिक भी हिसाब बराबर कर रही है। लेकिन कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, इसलिए पुलिस ने नया रास्ता निकाला है। जब भी किसी अपराधी को कोर्ट में पेशी के लिए या मेडिकल के लिए पुलिस ले जाती है तो उसे हेलमेट पहना देती है। पुलिस के अफसर भी हेलमेट पहनते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीरभूम जिले की हैं। तृणमूल कांग्रेस के पार्षद के पति को पुलिस धमकी और रंगदारी के केस में गिरफ्तार करके ले जा रही थी। पब्लिक अंडे और सड़े टमाटर लेकर तैयार थी, इसलिए पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेता को हेलमेट पहनाकर कोर्ट से बाहर निकाला और गाड़ी तक सुरक्षित पहुंचाया। बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जनता में भारी नाराजगी है, किसी को चोट न पहुंचे इसलिए लोगों ने अंडा बम निकाला है। यह आइडिया अच्छा है। देखिए, टीएमसी के अंदर इतनी झगड़ा है और इतने लोग इतने बोल रहे हैं, हम क्या बोले बीच में से। कानून है, कानून के हाथ लंबा है और कितना करतूत सबको मालूम। बंगाल के लोग कितने गुस्से में देखिए, उनको चोट ना पहुंचाते हुए अपना गुस्सा को निकाल रहे हैं अंडा खिला करके, कच्चा अंडा। ये भी बहुत अच्छा इनोवेशन है। तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हो रहे इस तरह के हमलों से पार्टी के नेता भी हैरान हैं। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के सांसद जगदीश बसुनिया ने कहा, जिस तरह अभिषेक बैनर्जी और दूसरे नेताओं पर लोग अंडे से हमले कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि जनता में गुस्सा तो बहुत है। कौन बात सुन रहा है? दीदी अभिषेक वो भी घर से निकलने नहीं पाता है। अभी अभिषेक ज्यादा है, उसमें डीम फेंकता है कि कितना सारे लोग जो भी घर से निकलता है उसका घेराव करता है, पब्लिक को नारा गंदा नारा लगाते हैं। तो इसलिए कौन आवाज उठाएगा? जो हमारा जो टॉप लीडर है उसके सिक्योरिटी नहीं है तो हमको कोई सिक्योरिटी मिलेगा? ये बात सही है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का हाल बुरा हो गया है। किसी के गोडाउन से सरकारी राहत सामग्री मिली, किसी के स्कूल से कैश बरामद हुआ, कोई बालू का माफिया निकला तो किसी ने कोयला लूटा। ज्यादातर नेता लोगों को डराते थे, धमकाते थे। कई नेता महिलाओं पर जुल्म और सितम करते थे, उन्हें उठवा लेते थे। जनता को सब पता था, पर ममता और अभिषेक का खौफ इतना था कि किसी की आवाज नहीं निकलती थी। अब ढक्कन हट गया तो उबाल बाहर आने लगा। यह देखकर हैरानी होती है कि इतने डर, इतने खौफ में कोई पार्टी, कोई सरकार चलती कैसे थी। लेकिन अब सबूत सामने हैं, उस पर यकीन ना करें तो क्या करें। अब बात करते हैं नीट के री एग्जाम की। नीट के री एग्जाम को लेकर आज एनटीए ने कई बड़े ऐलान किए। 21 जून को होने वाले एग्जाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे की बजाय 5:15 बजे खत्म होगा। यानी अब नीट री एग्जाम के लिए बच्चों को 195 मिनट्स मिलेंगे। पिछली बार स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि अटेंडेंस शीट साइन करने के लिए और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के लिए टाइम लगता है,
वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए एनटीए ने एग्जाम में 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देने का फैसला किया। आज एनटीए ने बताया कि स्टूडेंट्स को पेपर में रफ वर्क के लिए भी ज्यादा स्पेस मिलेगा, 2 पेज एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले एग्जाम की पेपर शीट के आखिर में 2 पेजेस रफ वर्क के लिए दिए जाते थे, लेकिन इस बार रफ वर्क के लिए 2 पेज एग्जाम की बुकलेट में शुरू में होंगे। यह सुविधा इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेज की बुकलेट में भी मिलेगी। इस साल नीट का एग्जाम 3 मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक की वजह से 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। आज तक शायद ही किसी इम्तिहान को कराने के लिए किसी सरकार ने इतनी ताकत लगाई होगी जितनी नीट के री एग्जाम को कराने के लिए लगाई गई है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए उनके राजनीतिक जीवन का यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे दूसरा चांस मिल सकता है, पर अगर धर्मेंद्र प्रधान इस बार फेल हो गए तो दूसरा मौका मिलना मुश्किल होगा। आज एक और अच्छी खबर आई, नीट का पेपर लीक और सीबीएसई के मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ियों के बाद अब साइबर सिक्योरिटी की और ज्यादा पुख्ता करने के लिए कोशिश शुरू हो गई है। अब देश में साइबर वॉरियर्स की फौज तैयार की जाएगी। आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी का एक स्पेशल कोर्स शुरू किया है। 4 साल के इस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स की भर्ती हैकाथॉन के जरिए होगी। इस हैकाथॉन के जरिए स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स को तोड़ने का चैलेंज दिया जाएगा। कामयाब विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी के इस कोर्स के पहले 2 साल में स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी की थ्योरी पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस समझाए जाएंगे। अगले 2 साल तक स्टूडेंट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करेंगे, रियल लाइफ के साइबर चैलेंज को समझेंगे और उनसे निपटने के नए तरीके डेवलप करेंगे। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के पोर्टल को हैक करके दिखाने वाले स्टूडेंट निसर्ग अधिकारी को आईआईटी कानपुर ने अपने साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन सेंटर में नौकरी दे दी है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा, अब ज्यादातर सिस्टम ऑनलाइन है, साइबर अटैक आम हो गए हैं, इससे लड़ने के लिए बड़ी संख्या में साइबर वॉरियर्स की जरूरत होगी। एथिकल हैकर्स को तैयार करना जरूरी है, इसीलिए अब आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी का नया कोर्स शुरू करने का फैसला किया। Cyber security has become very critical over the last few years, whether it is from a national security perspective or protecting digital assets within the country. We have seen many examples of weaknesses being discovered in recent times in our country. They all require experts in cyber security to ensure that such weaknesses do not exist. Going outside the country, as we see in the conflicts around the world, the wars today are being fought as much on physical space as on the digital space. So again, protection of critical digital assets of the country, whether they are power in the power sector, railways, airlines, and so many others, it becomes absolutely essential that we have a cyber army, so to speak, to protect this national critical infrastructures. आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल बता रहे थे कि अभी देश में साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई डेडिकेटेड कोर्स किसी इंस्टीट्यूट में नहीं चलाया जा रहा, लेकिन जिस तरह देश में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत बढ़ती जा रही है, इसीलिए नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में अहमदाबाद में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत एडवांस स्टेज का काम किया है। यहां साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने का काम होता है। एनएफएसयू की स्पेशलिटी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में है। एआई इन सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेशन के मामलों में भी इस यूनिवर्सिटी की एक्सपर्टीज है और ये कमाल का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग ऐसी है कि करीब 70 देशों से लोग इस यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए आते हैं।
इस यूनिवर्सिटी का एम है कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक के एक्सपर्ट तैयार किए जाएं। इन मामलों में एडवांस लेवल की रिसर्च हो ताकि भविष्य में आने वाले साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से लड़ने के लिए ज़मीन तैयार की जा सके। मैंने यूनिवर्सिटी देखी है, मैं इसकी फैकल्टी से मिला हूँ और इनका काम वाकई में बहुत एडवांस स्टेज का है। इनके लिए एक चैलेंज है। अब बात अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एनएससी अजीत डोभाल, सीआरपीएफ के महानिदेशक शामिल हुए। मीटिंग में सुरक्षा इंतजामात, लॉजिस्टिकल प्लानिंग और अलग अलग एजेंसीज के बीच तालमेल पर बात हुई। इस बार अमरनाथ यात्रा में सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी यात्रा के लिए पोर्टेबल जैमर, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, विस्फोटक और लिक्विड विस्फोटक डिटेक्टर, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, मल्टी टाइप सीसीटीवी सिस्टम लगाए हैं। अनंतनाग पुलिस ने आज नुनवान बेस कैंप में यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल भी की। अमरनाथ यात्रा में इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पहली बार क्यूआर बेस्ड आइडेंटिटी ऐप भी लॉन्च किया है, जिसे यात्रा रूट पर काम करने वाले वर्कर्स और वेंडर्स के डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यात्रा के रूट पर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये क्यूआर कोड कंपलसरी होगा। आज की बात में इतना ही। जाने से पहले खास बात आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले देश के चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब नरेंद्र मोदी इस पोजीशन तक क्यों पहुंचे? मोदी में ऐसी क्या खासियत है जो उन्हें बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग बनाती है? मोदी को जनता का इतना प्यार, इतना सपोर्ट क्यों मिलता है? और इसके बारे में मोदी क्या कहते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए नरेंद्र मोदी के साथ मेरा स्पेशल शो सलाम इंडिया, कल रात 10 बजे सलाम इंडिया में। प्रधानमंत्री मोदी का वो अंदाज जो और कहीं नहीं दिखेगा। ये बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज हो जाएगा। ये बैलेंस आपने चेंज किया। मैं जॉर्डन के किंग का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन, तो इजराइल के 6 विमान वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन, वो इजराइल को मालूम था, फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे थे। जब मैं मेरा कहता हूं, मैंने मोदी की बात नहीं कहता हूं, मेरे देश की बात करता हूं। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर।